Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम बात करेंगे कोटक बैंक के बारे में। तो किसी भी बैंक की जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उसके एनपीए पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप जैसा कि देखेंगे कि इस कंपनी का एनपीए साल दर साल, दैट मीन्स फ्रॉम पास्ट ईयर टिल नाउ, आप देखेंगे कि इसने साल दर साल अपने एनपीए को कम करने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे तक बने रहिए इस वीडियो में। बाकी भी हम आगे देखेंगे कि और क्या हम करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस में विथ चार्ट एंड देन लेवल्स, टारगेट्स एंड अगेन क्या करना है इस शेयर में। देन फिर आगे तक बने रहिए आप। अगर हम वही आरओई की बात करें इस कंपनी के, तो आप देखेंगे कि इसने पिछले 5 साल में अपने आरओई को बढ़ाने की कोशिश तो ज़रूर की है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15 to 20% अच्छा होता है, अबव 20 इज़ वेरी गुड। तो इसने अपने जो आरओई है उसको थोड़ा इंक्रीज किया है इस एक साल में। तो होपफुली ये आगे अपने आरओई को और भी इंक्रीज करेंगे। अब अगर हम इसके बैलेंस शीट पे एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि इसके रेवेन्यू कितने अच्छे से इसमें बढ़ोतरी हुई है इस 2017 से लेके 2020 में, मतलब मल्टीपल टाइम्स इसमें इंक्रीमेंट हुई है। आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये करोड़ में है। तो 2324 करोड़ थे 2017 में, एंड अगेन आप जब 2020 के रेवेन्यू पे नज़र डालोगे वहाँ पे है 33,000। तो आप सोच सकते हैं कि कितने मल्टीफोल्ड इसमें इनके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुए हैं। बाकी अगर हम वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि इनके जो नेट प्रॉफिट है वो साल दर साल अच्छे नंबर्स बढ़ते ही गए हैं, कहीं आपको कोई ऐसा डिप दिख नहीं रहा है। इसको एक बार हम बेटर नज़र डालने के लिए हम देख लेते हैं थोड़े से छोटे उसमें एक साल के, मतलब 2020 के जो इनके क्वार्टरली बेसिस रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट है उस पर नज़र डालते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट पे क्वार्टरली बेसिस बात करें तो आप देखेंगे मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 में इनके नंबर्स में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिख नहीं रहे हैं, जबकि ये कोरोना काल का टाइम था जहाँ पे बैंकों को जो इंटरेस्ट वाला इनका जो केस भी चल रहा था कि जिन्होंने लोन बैंकों से लिए थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड, तो उनको इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिर बाद में बात आई कि नहीं इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो केस चल रहे थे उसके बावजूद भी मतलब कंपनी इस बैंक ने अच्छा ही परफॉर्म किया। वैसे भी बैंकों के ऊपर बहुत प्रेशर उस टाइम था, उसके बावजूद भी इसने वैसा आप नहीं देखोगे कि कोई कहीं भी इसने इस क्वार्टर बेसिस में नेगेटिव पोस्ट किया हो अपना रेवेन्यू। या अगर वही नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे कि आप 2020 मार्च से लेके जून तक में थोड़ी सी एक छोटी हल्की डिप आई है, बट सितंबर में फिर इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अच्छा जनरेट हुआ। अगेन दिसंबर में थोड़ी सी डिप आई है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आपको रेवेन्यू में दिख रहे हैं ना नेट प्रॉफिट में दिख रहे हैं, एंड नेगेटिव तो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ हम बात करें कोटक की, तो कोटक एक अच्छे बैंक में मतलब गिनती में आती है ये बैंक। तो उस हिसाब से तो मतलब कंपनी अच्छी है, बैंक अच्छा है। एंड साथ ही साथ इन्होंने अपने जो एनपीए है उसको भी बहुत ही कंट्रोल में रखा है, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे आपको शो करती है। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इस पूरे क्वार्टर में, दैट मीन्स मार्च 20 से लेके दिसंबर 2020 तक प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी उन्होंने दिसंबर में थोड़ा सा कट शॉर्ट तो किया है। अपने जो परसेंटेज थे उसको कट शॉर्ट किए हैं। और ये जो जितने भी इन्होंने कट शॉर्ट किए वो सीधा सीधा एफआईआई के पास गया है इनका, क्योंकि एफआईआई ने मार्च 20 से लेके दिसंबर 20 में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। वहीं अगर आप देखोगे तो डीआईआईज ने भी अपने थोड़ी सी मतलब बहुत माइनर से नंबर में इन्होंने इंक्रीज किए है फ्रॉम मार्च 20 टू दिसंबर 20, बट इस बीच में आप देखेंगे जून और सितंबर में इनके पास और ज़्यादा थी। तो अगर आप सितंबर 20 से कंपेयर करोगे दिसंबर को, तो दिसंबर में सितंबर के कंपैरिजन इन्होंने कट शॉर्ट तो किया है अपना जो होल्डिंग है वो। तो आप अगर देखेंगे कि एफआईआई एंड डीआईआई को मिला के भी आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो इनके जो शेयर होल्डिंग्स है वो इन दोनों के ही पास है। तो इनके जो लाइक जो सारे शेयर्स जो निकल के आ रहे हैं वो मतलब मैक्सिमम इन लोगों के पास है, प्रोमोटर्स के पास लाइक 1/4 के उसमें आप देखोगे कि उनके पास है। बाकी वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी थोड़ा सा नंबर्स तो आप देखोगे कि कम यहाँ पे हुआ ही है। ये तो हमने बात की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। अगर हम वहीं प्लेज के बारे में बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी के पास 0% ऑफ प्लेज, दैट मीन्स इस कंपनी के पास कोई प्लेज ऐसा है नहीं। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ये आपको दर्शाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें अंत में।
और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लें। चलिए अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अब अगर हम चार्ट पे एक बार नजर डालें तो 1 वीक के चार्ट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो शेयर है वो प्री कोविड ऑलमोस्ट ये 1700 के लेवल पे था। उसके बाद इसमें जो फ्री फॉल आया ड्यू टू कोविड मार्च में, वो यहां तक पहुंचा था। उसके बाद इसमें जो एक करेक्शन, अच्छा करेक्शन जो आया, क्योंकि ये शेयर मतलब अपने काफी ऊपर के लेवल से जब नीचे को आया तो लोगों को एक अच्छा मौका मिला था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, जो बाइंग हुई है, जिस वजह से ये अपने प्रीवियस हाई को, दैट मीन्स जो 1700 का प्री कोविड का जो लेवल था उससे ऊपर भी तक चला गया, लाइक 2000 से 2000 को टच करके थोड़ा और ऊपर तक गया था। अगेन अभी आपको ये जो शेयर है ये आपको अपने प्रीवियस जो इसके प्रीवियस जो लेवल्स थे वहां पे आपको दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट फिर से 1700 के आसपास ये घूमता हुआ आपको दिख रहा है। अगर आप वहीं नजर डालेंगे ईएमए के ऊपर तो 1 वीक के बेसिस पे जो इसका ईएमए है उसके नीचे, दैट मीन्स ये 20 वीक ईएमए उसके नीचे भी अभी ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है इन बिटवीन ऑफ 20 वीक एंड 50 वीक ईएमए के इन बिटवीन। तो अगर ये बिल्कुल नीचे इसको भी तोड़ता है तो ये आपको और नीचे के लेवल पे मिल सकता है। तो चलिए एक बार हम छोटे से टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या इसका एग्जैक्ट जो चीजें निकल के आ रही है वो क्या है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, दैट मीन्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, यहाँ हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो हम प्री कोविड लेवल की बात जो कर रहे थे, जो कि 1750 का लेवल था, तो वो उसको यहाँ पे ये फर्स्ट यहाँ पे था। अगेन फिर ये शेयर यहाँ पे आने के बाद एक इसमें बाउंस बैक आया, इसमें अपमूव आपको दिखा था। अगेन ये फरवरी में फिर से इस लेवल पे आया, एंड अगेन आप देखोगे अभी फिर से यहाँ पे खड़ा। तो जिन्होंने उस टाइम पे जो लोग चूक गए थे नवंबर टू दिसंबर के टाइम के बीच, जो 1750 का लेवल था, उस टाइम जब चूक गए थे उन्होंने फरवरी में इसमें इन्वेस्टमेंट किया। जो फरवरी में चूक गए उनके लिए अभी एक वापस से एक मौका आपको इसमें दिख रहा है। तो अगर आप अभी फिर से चूक जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है फिर आगे ये फिर से इस प्राइस पे आएगा या नहीं आएगा, डोंट नो। बट अगर अभी आया है, आपको सामने दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको चूकना चाहिए। अगर हम वही बात करें ईएमए के, तो आप देखेंगे 20, 50 एंड 100, तो इसने अपने तीनों जो ईएमए हैं उसको तोड़ के ये अभी इतने दिन से ये नीचे ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इसको फिर से एक तोड़ता है, दैट मीन्स इसका जो सबसे मेन जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी, वो 1700 का लेवल निकल के आ रहा है। तो इस पे आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको बहुत नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया। अगर 1750 से लेके 1700 तक के लेवल में आपको कहीं भी मिल जाता है, अभी तो ये अपने 1750 पे खड़ा है, बट अगर आपको इन बिटवीन इसके कहीं मिल जाता है तो और भी बेहतर हो जाएगा इस शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसका सपोर्ट है उस पर नजर बनाए रखें। बाकी अभी करंट प्राइस भी इसका एक अच्छा प्राइस है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप अपने हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं पिवट पॉइंट के बेसिस पे इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं। वहां तो हमने डिस्कस किया चार्ट पे ईएमए के बेसिस पे। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1737। सेकेंड अगर हम बात करें वो है 1721 एंड थर्ड वन इज वही 1700 का लेवल। तो आपको यहाँ पे ये सारे नंबर्स पे आपको नजर बनाए रखना है, बहुत बाज की नजर से कह सकते हैं। अगर हम वही रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 1773, सेकेंड वन इज 1794 एंड थर्ड वन इज 1810। तो आपको ये सारे आने वाले दिनों में आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो आप वैल्यूएशन में आप देखोगे कि ईपीएस इसका 33 है, दैट मीन्स ये अबव 20 है, एंड अबव 20 ईपीएस इज ऑलवेज गुड। अगर हम वही इंडस्ट्री पी एंड सेक्टर पी, ये स्टॉक पी की बात करें तो आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा तो मिल रहा है, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे इनके पीयर्स से तो ये इनके पीयर्स और भी बहुत हाईएस्ट पी रेशियो पे आपको मिलेंगे, बट ये एक आपको अभी अच्छे भाव पे मिल रहा है। अच्छी चीजें अगर आपको थोड़ी महंगी भी मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बुरी चीजें अगर महंगे प्राइस पे मिल रही है तो आप बेशक है उसमें कि आप नहीं जाओगे, बट ये आपको एक अच्छा वैल्यूएशन प्राइस पे मिल रहा है, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये। अगर हम वहीं डिलीवरेबल्स की बात करें तो 65% लोग जो है इसको लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं, जो कि ये सीधा सीधा
आपको इंडिकेट करता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं एंड लोग अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं एंड देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर हम इसके पेयर्स से इसके कंपेयर करें इनको, तो आप देखेंगे कि HDFC सबसे फर्स्ट नंबर में है। तो HDFC तो वैसे भी नंबर 1 बैंक में से बैंक ही है। तो अगर आप देखेंगे उसका PE भी बहुत अच्छा है एंड EPS भी आपको बहुत अच्छे नंबर्स पे आपको दिख रहा है EPS। एंड PE की बात करें तो वो इंडस्ट्री PE से काफी नीचे आपको मिल रहा है। तो मतलब दोनों पैरामीटर में आप देखेंगे तो बेस्ट है। अगर हम वहीं बाकी बैंकों से इसका कंपेयर करें कोटक का, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा आपको प्रीमियम प्राइस पे तो मिल रहा है, बट ये नहीं, अगर आपको कोई चीज अच्छा चाहिए तो आपको कॉस्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रीमियम चीजें चाहिए होती है। अगर आप वहीं इसका एक्सिस बैंक से कंपेयर करोगे तो एक्सिस बैंक का PE आपको बहुत हाई प्राइस पे आपको दिख रहा है, बट वहीं अगर आप EPS पे नजर डालोगे तो EPS उसका वैसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि अबव 20 इज ऑलवेज गुड, बट ये अराउंड आपको 8 के आसपास आपको EPS दिख रहा है। तो बाकी से आप कंपेयर करोगे तो ये जो कोटक आपको दिख रहा है वो अच्छी इनके दोनों पैरामीटर्स अच्छे हैं। बाकी हम जब भी किसी बैंक के शेयर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं या एनालाइज करते हैं तो फंडामेंटली तो सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स नहीं होते, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमने पिछले उसमें डिस्कस भी किया पिछले स्लाइड्स में। तो बाकी चीजें अगर हम देखें तो कोटक एक अच्छे बैंक में से आता है। बाकी आपको अगर जो प्राइस भी था, लेवल्स, टारगेट्स थे, वो भी मैंने बताए हैं। बाकी वो 1700 से नीचे अब वो आने वाला है नहीं, जिस वजह से कि इसका PE वगैरह और नीचे आए या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से आप देखें। अब अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि 3 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 2 साल में भी ठीक रिटर्न दिया है, 1 साल में भी आप देखेंगे इस कोरोना काल के टाइम में भी इसने रिटर्न अच्छा दिया है। अगर हम वही बात करें 3 महीने 1 महीने की बात करें तो ये शेयर अभी फिलहाल अपने जिस प्राइस की मैं बात कर रही थी, अपने प्रीवियस जो प्री कोविड के टाइम पे जिस प्राइस पे था, तो उस प्राइस पे भी आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि ये बैंक खराब है या इसके फंडामेंटल चीजें खराब है। बाकी अगर हम वही एनालिस्ट की राय भी माने तो 38% एनालिस्ट अभी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपना जो एनालिसिस है वो जरूर करें, सारे पैरामीटर्स को एक एक करके जरूर देखें, और इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कनेक्ट कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।